हाँ, अनामिका, ये जासूसों की दुनिया होती ही ऐसी है। ना जाने उन्हें कौन कौन सा रूप लेना होता है और कौन कौन से काम करने होते हैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए। कहते हुए अतुल अनामिका से कहने लगा कि ऐसे ही एक घटना का वर्णन आज मैं तुम्हें बताता हूँ। किसी भी राज्य में शासन किसी राजा का नहीं होता, अपितु वहाँ की प्रजा, सेवादार, सैनिक, मंत्री और सलाहकार सही मायने में एक अच्छे शासन का लुत्फ उठाते हैं। राजा तो सिर्फ सिंहासन और राजसत्ता से बंधा हुआ एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसकी सीमाएं सही मायने में ये सभी मिलकर तय करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, किसी राज्य को चलाने में सिर्फ उनकी ही भूमिका है, अपितु इन सब से बढ़कर कुछ गुमनाम व्यक्तित्व और पद ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं होती, जिन्हें कहीं भी आना जाना, किसी भी शक्ति का प्रयोग करना और किसी भी निर्णय को बदल देने की क्षमता इन लोगों के पास होती है। लेकिन ये सब इसलिए क्योंकि आम लोगों की तरह उनकी कोई वास्तविक पहचान नहीं होती और ना ही कभी अपनी पहचान प्रकट होने देते हैं। इनकी गुमनाम सी जिंदगी के बलबूते पर ही कोई राज्य खड़ा रह सकता है और इन्हीं में से एक गुप्तचरों का प्रधान महेश था, जो राज्य में अपार विद्याओं का मालिक, अनेक रहस्य से भरा लेकिन अनजान समाज की नज़र में से भी और बेकार महेश वास्तव में इस राज्य की ढाल था, जिसमें वर्षों से ना जाने कितनी बार ऐसी ऐसी गुप्त जानकारियां, रहस्यमयी पहेलियों के साथ भी जिससे ना जाने कितने ही विवाद और नुकसान राज्य का टला था। इसलिए महेश साधारण होकर भी एक असाधारण व्यक्तित्व था। उसकी बात को टाल पाना राज्य में किसी प्रधान पुरुष के लिए संभव नहीं था। उसके संदेश देने के तरीके बहुत भिन्न हुआ करते थे। कभी पेड़ की पत्तियों पर लिखकर गुप्त संदेश देना या किसी और के बहाने मिलना, उसका तरीका बड़ा ही अजीब था। लोगों को लगता था वह जंगलों की सैर करने वाला बेकार आदमी है, लेकिन वास्तव में वह राज्य की सीमाओं के निरीक्षण और सुरक्षा में लगे हुए किसी सैनिक से कम नहीं। ना जाने कितने ही गुप्त रास्ते उसने बना रखे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जाने के लिए उसके पड़ोसी राज्य में पहुंच उसके इसी पागलपन वाले साधारण जीवन के कारण संभव है। कोई ध्यान ही नहीं देता इन लोगों पर, क्योंकि इनकी पहचान एक ऐसे तबके से होती है जिनके आने जाने या रहने से किसी देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार यह अधिकारी बनकर तो कभी साहूकार बनकर अचानक प्रकट होते हैं, तो कभी पके जाने पर गुमनामी में ही अपना जीवन गंवा देते हैं। जासूस नाम ही ऐसा होता है, और फिर ना जाने वह किसका जासूस है। महेश के पास इतनी धन दौलत थी, लेकिन ये बात का पता महेश के घर वालों को भी नहीं था। महेश के घर वाले उसे निकम्मा, पागल यही सब कहकर पुकारते थे, और रिश्तेदारों को तो सिर्फ मौका मिलना चाहिए। मौका मिलते ही महेश को ना जाने क्या क्या बात सुना दिया करते थे। एक दिन अचानक महेश के गायब हो जाने से उसके घर में हलचल मच गई। महेश के घर में अचानक इतनी सारी संपत्ति ना जाने कहाँ से आने लगी थी। जर्जसी झोपड़ी में इतने सारे पैसों का होना घर वालों को भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ये रकम मिलने के बाद सब इस चिंता में थे कि आखिर महेश कहाँ चला गया। सब ये बात अच्छे से जानते थे कि दिन भर ना जाने ये कहाँ घूमता रहता है, लेकिन फिर भी काफ़ी दिनों से महेश की कोई खबर नहीं थी, तो घर वाले चिंतित होने लगे थे। लेकिन घूमने के साथ साथ उसने कभी भी आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा। जिस किसी को भी उसकी मदद की ज़रूरत होती थी तो वह ज़रूर मदद करता था, लेकिन मदद करने के बाद वह उनसे कह देता है कि यह बात किसी को मत बताना। लोग भी यही सोचते थे कि हम किसे बताने जाएंगे, अगर बताएं भी तो कोई हमें ही पागल समझेगा कि इस निकम्मे इंसान से हम लोगों ने मदद ली। ये सोचकर वे लोग भी शांत ही रहते थे। समाज और रिश्तेदार में सब यही सोचते थे कि ये दिन भर घूमते रहता है तो फिर इसका घर कैसे चलता है। ये ना तो कुछ कमाता है ना कुछ करता है, एक नंबर का आलसी है। यही सोच एक दिन समाज वालों और रिश्तेदारों ने सोचा कि इसका पीछा करना चाहिए कि आखिर यह इतना घूमता है तो ये रोज जाता कहाँ है। महेश के 3 बेटे और एक बेटी थी। अच्छा खासा परिवार था, लेकिन महेश के बच्चों को भी नहीं पता था कि हमारे पिताजी क्या काम करते हैं, और ना ही उसकी पत्नी जानती थी कि उसका पति क्या काम करता है। रिश्तेदारों ने कुछ दिन तक महेश का पीछा किया। उसका पीछा करते करते नदी के उस पार से महेश अचानक कहाँ गायब हो जाता है। वह रिश्तेदार को भी नहीं दिखता कि कैसे उनकी नज़रों से ओझल हो जाता है। लेकिन कुछ ही समय में कभी वह नदी के उस पार या पहाड़ के ऊपर लोगों को नजर आता है। वह लोग भी नहीं समझ पाए कि आखिर यह हमारी नज़रों से ओझल होकर वहां कैसे पहुंच जाता है। बीच की दूरी वह कैसे पार करता है, इसका अनुमान लगाना भी लोगों के लिए संभव नहीं था। वह जंगल से जड़ी बूटियों को चुनकर एक परिवार को ले जाकर के दे देता था। इसके बदले उसे अच्छी खासी रकम दी जाती थी। महेश कौन सी जड़ी बूटी चुनता था और किसे देता था यह उसने आज तक भी किसी को नहीं बताया था। एक बार गांव का एक किसान बहुत परेशान होकर महेश को अपने बराबरी का सोच उसे जाकर अपनी परेशानी बताने लगा। तब महेश अपने किसी जड़ी बूटी के काम में लीन था। किसान ने कहा कि तुम इतना जरूरी काम कर रहे हो कि मैं बोले जा रहा हूं और मेरी बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहे हो। किसान की बात सुन महेश ने कहा, बोलिए आपको क्या काम है मुझसे। तब किसान ने कहा कि मुझे कुछ पैसों की बहुत ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद करेंगे। महेश ने उस किसान से कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस जड़ी बूटी जो कि मैं इसे सुखा रहा हूँ,
तुम इसे बिना क्षति पहुंचाए मैं जिस पते पर कहूंगा अगर तुम इसे वहां पर पहुंचा दोगे तो तुम्हें अच्छी खासी रकम इसके बदले मिल सकती है। फिर क्या वह किसान ने बिना सोचे समझे हाँ हामी भर दी। लेकिन किसान के मन में कई प्रश्न भी थे कि कहीं यह मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा। वहीं दूसरी पल किसान को लगा कि नहीं, एक गरीब दूसरे गरीब का मजाक नहीं उड़ा सकता है, मुझे इसकी बात मान ही लेनी चाहिए। और उसने आयुष को कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे पता बता दो किस पते पर देना है, मैं पहुंचा दूंगा। महेश ने उस जड़ी बूटी को एक विशेष पोटली में रखा और कहा जाकर कहना बाकी की जड़ी बूटी सूख रही हैं, सूख जाने पर मिलाकर कीमत चुका दूंगा, अभी जरूरत है मदद के लिए, इसलिए इसे मनचाही राशि प्रदान की जाए। उसकी बात सुन किसान ने सोचा कि बिना ये जाने की राशि कितनी होगी, आखिर यह पागल कह क्या रहा है। लेकिन चलो देख लेते हैं, वैसे भी कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि यदि साहूकार के पास गया तो कुछ विशेष ना बचेगा। एक पल को तो उस किसान को उस पर भरोसा करने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उस गांव में सभी लोग महेश को निकम्मा, घुम्मकड़ी और पता नहीं ना जाने क्या क्या कहा करते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महेश पर उस किसान को यकीन करने को भी उसे किसका मन कर रहा था। घर जाकर उस किसान ने ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और पोटली को दिखाया, जिसमें सिर्फ जड़ी बूटी हिफाजत से रखी थी। किसान की पत्नी ने सिर पीटते हुए कहा, तुम भी कहाँ उस पागल महेश की बात सुन रहे हो। फिर भी ना जाने क्यों किसान को महेश की बातों पर यकीन था। तब उसकी पत्नी ने अपने कुछ जेवर निकालकर उस किसान को देते हुए कहा, चलो ठीक है, जब जा ही रहे हो और विधाता की यही मर्जी है तो एक काम करो, यदि बात ना बने तो मेरे ये गहने बेचा देना, लेकिन खाली हाथ मत लौटना। अभी हमारे लिए कम से कम कुछ धनराशि का जुगाड़ करना अनिवार्य, नहीं तो बारिश के मौसम के बाद कुछ भी शेष ना बचेगा। जाओ आगे, जैसी विधाता की मर्जी। लेकिन जैसे वह निकलने को तैयार हुआ, उसे बीच रास्ते में महेश मिल गया और किसान को बताया कि वह सिर्फ वहां का मुखिया रामदीन से मिलकर ही मेरा ये पता दिखाएं, किसी भी कीमत पर किसी और को मत सौंपना। किसान ने ठीक वैसे ही किया, सीधे रामदीन के पास जा उस पोटली को रखा, जिसे देखते ही उसने एक बार किसान को एकटक ऊपर से नीचे देखते हुए कहा। क्या कहा महेश ने? महेश का नाम सुनते ही किसान भौचक्का रह गया, क्योंकि उसने ये ना सोचा था इतना बड़ा व्यापारी यूं ही इस पोटली को देखकर भाप जाए कि वह उस महेश के द्वारा दी गई है, जिसे सब लोग ना जाने क्या क्या कहकर पुकारते थे। उसे विश्वास हो चला कि उसका कार्य तो निश्चित है, और यह सवाल उसके जहन में बार बार उठ रहा था। क्या हुआ, किस सोच में डूबे हो? मुझे तुम्हारे चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही है, अगर कुछ प्रश्न हो तो तुम पूछ सकते हो। अब ये सुनते हुए जैसे वो किसान चौंक पड़ा, क्योंकि जैसे ही उसने वह जड़ी बूटी उस व्यापारी को दी थी और जिस लहजे में उस व्यापारी ने उसे आश्चर्य से देखकर किसी कीमती वस्तु की तरह पकड़ा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वास्तव में कोई बेशकीमती चीज उसके अंदर छिपाकर रखी गई है। लेकिन किसान के सामने ही तो उस जड़ी बूटी के उस पोटली में रखा था, जिसे उस समय किसान को ये सोच हंसी आ रही थी कि भला जड़ी बूटी को सुखाने के लिए भी कोई इतना व्यस्त हो सकता है। महज कुछ जड़ी बूटी को उसी के सामने उठाकर उसे पोटली में रखा। महेश ने सचमुच इतने अदब से दिया था जितनी अदब से इस व्यापारी ने उसे स्वीकार किया। क्या वाकई में ये दोनों ही पागल है, या फिर किसान के समझने में कोई कमी है? आखिर चल क्या रहा है, और क्यों उस पोटली को देखते ही इतना बड़ा व्यापारी यह समझ गया कि यह महेश के ही द्वारा दी गई है? महेश ने ऐसा क्यों कहा कि बाकी जड़ी बूटी सूख जाने पर पहुंचा दिए जाएंगे? और फिर ऐसा क्या हुआ कि पोटली हाथ में आते ही बड़ी सावधानी से अपने बेटे को इशारा कर किसान को ले उसी दुकान के एक बड़े रास्ते से होते हुए जैसे किसी गुप्त कमरे में आकर रुके गए? इस बीच कई बार किसान के दिल और दिमाग में उठता हुआ स्वर चीख चीख कर जानना चाहता था कि आखिर पोटली को देखकर महेश की पहचान कैसे, पोटली में यह क्या है, और उस व्यापारी का किसान से क्या रिश्ता है। लेकिन तभी एक बड़े से कमरे में गोल मेज के पास वह व्यापारी थोड़ा रुक गया और वहां रखी कुर्सी पर किसान को बैठने को कहा। अनेकों सवाल लिए किसान किसी स्वप्न की भांति सब कुछ देखने को विवश था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे सारा गांव फरिश्ता, जंगली और ना जाने क्या क्या कहकर पुकारता है, उसकी पहचान महज मिल जाने से उसकी आवभगत हो रही है, जिसकी कल्पना स्वप्न में भी संभव नहीं। तभी उस व्यापारी ने एक स्वर्ण मुद्रा से भरी पोटली किसान के हाथों में थमा दी और बोला, मैं जानता हूं कि महेश यूं ही किसी को हमारे पास नहीं भेजता। अवश्य ही तुम्हें कोई बड़ी परेशानी होगी, लेकिन बेफिक्र रहो, यदि इतने में ना हो पाए तो तुम बेझिझक कह सकते हो, अभी इसी समय उसे भी पूरा कर दिया जाएगा। किसान ने पोटली खोलकर देखा तो उसे पहले ही जरूरत से कहीं ज्यादा और सोच से परे धनराशि बिना मांगे मिल चुकी थी। लेकिन क्यों, अभी उसके दिमाग में अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा महेश की पहचान जानने की जिज्ञासा उठ रही थी। किसान ने हिम्मत जुटाकर व्यापारी से पूछ लिया, नहीं नहीं, जरूरत से बहुत ज्यादा है, लेकिन बस एक छोटे से सवाल का जवाब मिल जाता तो। उसके प्रश्न पूरा करने से पहले ही व्यापारी ने कहा कि महेश की पहचान जानने को छोड़कर जो भी सवाल हो पूछ सकते हो। बस इतना कह सकता हूँ, हमारा पुराना परिचय है और उसके लिए ये कुछ भी नहीं। जड़ी बूटी, पोटली सब माध्यम है, ये कुछ खास नहीं है, बस कुछ खास बनावट और तरीके हमें अपनों की पहचान दिला देता है।
आपको मेरा सेवक अगली गली तक छोड़ आएगा। बस एक बात याद रखिएगा कि यहाँ जो भी हो और आपने जो भी देखा इस विषय में किसी से भी कोई जिक्र ना करें और दोबारा इस और आना नहीं बिना किसी उचित कारण के, कहते हुए उन्होंने सेवक को इशारा किया। जबरदस्ती ही सही किसान को सेवक ने उठाकर उस घर के ना जाने कितने ही गलियारों में घुमाया, जिसे देखकर यह साफ स्पष्ट था कि उसे भटकाया जा रहा है। फिर अचानक एक दरवाजे से उसे बाहर ले आया। आंखों में पट्टी बंधी होने के कारण किसान कुछ समझ ना पा रहा था। बस उसने बड़ी ताकत से उस पोटली को जकड़ रखा था और यह प्रयास कर रहा था कि रास्ता याद कर सकूं, लेकिन यह संभव ना हो सका। सेवक ने जैसे ही उसे एक दरवाजे से बाहर निकाला तो सूरज की तेज रोशनी का स्पर्श पा किसान समझ गया कि वह खुले मैदान में आ चुका है। सेवक ने थोड़ी दूरी पर ले जाकर किसान को खड़ा किया और उसे अपने ही स्थान पर 4 बार घुमाकर छोड़ दिया और एक झटके से उसकी आंख में बंधी हुई पट्टी को खोलकर बड़ी फुर्ती से वहां से भाग गया, किसी बच्चे की तरह, जैसे कोई आंख में चौली का खेल चल रहा हो। किसान आश्चर्यचकित था कि पूरे दिन का सफर करने के बाद चलकर वह जिस जगह पहुंचा था वहां से वह चंद मिनटों में चौराहे पर कैसे आ गया, क्योंकि यह चौराहा उसके गांव के नजदीक बनी पगडंडी के पास था। वह कहां से निकला और कहां गया, उसे कुछ समझ ना आया। मारे डर के अपने घर की ओर भागा और घर जाकर सर्वप्रथम उन स्वर्ण मुद्राओं को गिना जो बिल्कुल ठीक ठाक और सही मात्रा में थे। वह चुपचाप अपने काम में लग गया और अगली सुबह उसने देखा महेश को जंगल की ओर जाते हुए। बड़ी कृतज्ञता से वह महेश के पास गया, लेकिन उतनी ही मासूमियत से महेश ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना पूछा, काम हुआ? चलो ठीक, अपना ख्याल रखो और इसका किसी से कोई जिक्र ना करना। पर्याप्त धनराशि तुम्हें मिल चुकी है और अपने व्यापार को बढ़ाओ। भूल जाओ इस घटना को, कहते हुए वह अपनी मस्ती में जंगल की ओर चल दिया। ऐसी मासूमियत, विनम्र व्यवहार और सब कुछ होने के पश्चात अनजाना बना रहना, जैसे ना जाने कि उसके मन में महेश के प्रति भक्ति भाव पैदा कर रहा था, क्योंकि अब वह दोबारा कभी शायद महेश के बारे में कोई अपशब्द कहे तो वह अब नहीं सुनेगा। दूसरे दिन घर के सामने जमा भीड़ और सुनाई देता कोहराम, चीख चीख कर रोने की आवाज से ऐसा जान पड़ता है जैसे घर के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो। ऐसा विलाप की सुनने वाले के दिल दहल उठते हैं। जमा भीड़ में कुछ लोग अपनी मुस्कान छिपाकर सांत्वना देने की झूठी पुरजोर कोशिश कर रहे थे, तो कुछ ये सोच रहे थे कि कहीं परिवार मदद ना मांग बैठे, घटना के खिलाफ अपना पक्ष रखते नजर आए। अचानक किसान उस रास्ते से गुजरा और ऐसा मंजर देख वहीं रुक गया, क्योंकि ऐसे समय में उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। वहां पहुंच किसान ने शुक्रिया अदा कर कहा कि ईश्वर का धन्य है, किसी की मृत्यु का अंदाज नहीं लगता। तब फिर आखिर क्या हुआ, क्या था, ये जानने के लिए उस किसान ने कुछ उत्साहित लोग से पूछा। लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर किसान को बातें बताई। ये सुनकर उस किसान को बहुत क्रोध आया कि आखिर यह भीड़ तमाशा देखने के लिए यहाँ संख्या बढ़ा रही है। मदद कोई करने को तैयार नहीं था, किसी को इतना भी रहम नहीं कि उसकी माँ से कह दे कि चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं। वास्तव में आज तड़के सुबह ही कुछ सैनिकों ने उसके बेटों को किसी अनजाने जुर्म में उठाकर ले गए थे, बिना किसी कुछ बताएं। आखिर क्या हुआ? और वह इस परिवार का एक इकलौता वारिस था, जिसके ऊपर परिवार की सारी जिम्मेदारियां थी, क्योंकि उसकी लगन और मेहनत से ही घर का खर्चा चलता था। लेकिन अनजाने में ही आज सुबह शायद किसी गलतफहमी के कारण सैनिक उसे जाने किस जुर्म की सजा के लिए उठाकर ले गए। तब से उस परिवार का ये हाल हो गया और उसकी बूढ़ी माँ अपना दुख बेकार ही यह सोचकर प्रकट कर रही थी कि शायद कोई उसकी मदद करेगा। भीड़ का हर सदस्य वह अपने लिए उचित रस न समझ लौटने लगा। सबके चले जाने के बाद किसान को देख उस घर का मुखिया किसान के पास आकर आंखों में आंसू लिए कहने लगा, मेरे पुत्र को ले जाने की जगह मुझे ही मौत ले जाती। उस किसान ने उन्हें हिम्मत बांधते हुए कहा, ऐसा ना कहें, मैं अच्छे से जानता हूँ रोहन ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकता कि उसे सजा मिले, फिर भी आपको एक राह दिखा सकता हूँ। आप मेरा नाम मत लेना, इस गांव में एक शख्स ऐसा भी है जो दिखने में साधारण है लेकिन लोगों के लिए मजाक का पात्र है और समाज से हटकर है। मैं उसके असाधारण व्यक्तित्व से परिचित हूँ, पर कैसे यह नहीं बता सकता। सिर्फ इतना कहूँगा कि यदि वह चाहे तो पल भर में रोहन को छुड़ा कर ला सकता है। आप उसे बिना यह आभास कराएं कि मैंने उसका पता आपको बताया है। यदि आप मदद पा सके तो अच्छा है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, वह मुखिया किसान की ओर देख कहने लगा, तुम्हारी बात को मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। चिंता ना करें, मैं भी तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा और उस भले व्यक्ति से मदद मांग लूंगा। तब किसान ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, संकोच ना करिएगा, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं गांव का महेश है। अचानक चौंकते हुए, क्या मजाक करते हो? महेश भला क्या मदद करेगा? राजा के सैनिक जो किसी की ना माने वह महेश की बात मान जाए, वह भी आसानी से। भला ये कैसे संभव हो सकता है? किसान ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मदद एक ही जगह से होनी चाहिए। उस गांव का बड़े से बड़ा जमींदार जो काम नहीं कर सकता, वह काम महेश चुटकी में कर देने की औकात रखता है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास हो तो ठीक चलता हूँ, बस विनती है कि मेरी बात को मजाक बनाकर किसी और से ना कहिएगा।
वरना गरीब की इज्जत बेकार ही उछाल दी जाएगी। मुखिया अच्छे से जानता था कि किसान किसी से झूठ नहीं बोलता, इसलिए वह महेश के घर की ओर चल पड़ा। गांव के आखिरी कोने में पुराने महल की दीवार से सटा एक जर्जर सी झोपड़ी। मन में उसके संकोच था कि उसे मदद मिलेगी या नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने महेश का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि जंगलों में घूमने से भला क्या मिलेगा। वाकई गांव का सबसे बेकार कहे जाने वाला व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है, और यदि हाँ ये बात सही है, तब फिर वह ऐसे तंग हाल में क्यों रहता है। वह दूर दूर तक सोच रहा था महेश की पुश्तों के बारे में, लेकिन उसे कहीं तक भी यह अंदेशा नहीं हुआ कि महेश या उसके पूर्वज में किसी का संपर्क राज परिवार से हुआ है। रोहन का पिता, जिसने कुछ ही दिन पहले महेश का अपमान किया था, वह बड़े संकोच के साथ महेश के घर के सामने आ बैठ गया, लेकिन महेश को घर में ना पा उसने उसके घर के सामने कुछ दूरी पर उसने अपना अड्डा जमा लिया और इंतजार करने लगा। जिंदगी में पहली बार उसने किसी के इंतजार में पूरी दोपहर बिताई थी। उसका एक एक पल किसी युग की तरह बीत रहा था। न जा कितने ही सवाल उसके मन में आ जा रहे थे। वह रह रहकर कभी सड़क की ओर तो कभी महेश के घर की ओर देखता। वह सोच रहा था कि जाने अनजाने ही सही, लेकिन उसको कोई हक नहीं था कि वह किसी का अपमान करे। तभी हल्की सी सांझ ढलने के साथ उसे महेश आता हुआ नजर आया। वह लपक कर महेश के पास जा पहुंचा और कहने लगा, महेश मेरी मदद करो। किसी अनजाने शख्स के कहने पर मैंने तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी है, इस उम्मीद के साथ कि शायद तुम मेरी मदद कर सको। मेरे इकलौते बेटे को सिर्फ तुम ही छुड़ा सकते। महेश ने कुछ ज्यादा कहा नहीं, बस इतना कहा, मैं क्या मदद कर सकता हूँ। फिर भी यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलकर विनती कर सकता हूँ किसी बड़े अफसर अधिकारी से। इतना कहकर उसने इशारा किया और दोनों चल पड़े। महेश अभी भी अनजान सा रोहन के पिता के साथ चला जा रहा था। दोनों ने पहुंचकर देखा, उसके बेटे को सलाखों के पीछे किसी जानवरों की तरह रखा था। कुछ सैनिक उससे पूछताछ कर रहे थे। ये देख रोहन का पिता वही रोने लगा, क्योंकि यह सब देख पाना किसी भी पिता के लिए संभव नहीं था। सैनिकों ने क्रोध में आकर उस आदमी और महेश को भी पकड़ लिया और धमकी देने लगे कि यदि शीघ्र वह वहां से नहीं गए तो उन दोनों को भी सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। लेकिन भला वे दोनों कहाँ वापस जाने के लिए आए थे। बहुत गहमागहमी के बाद सैनिकों को जब कुछ समझ न आया तो उन्होंने उन दोनों को पकड़कर अफसर के पास पेश किया। इतना करते करते लगभग रात की हो चुकी थी। अफसर खुद ही किसी काम से बाहर गए हुए थे, इसलिए सैनिकों ने उन्हें वहीं घर के सामने दो और सैनिकों के साथ छोड़ आए। काफी इंतजार के बाद दोनों एक रोशनी के साथ किसी को आते देखा तो रोहन का पिता सजग हो खड़ा हो गया। महेश भी हाथ जोड़ प्रणाम की मुद्रा में खड़ा हो देखने लगा। थोड़ी देर में अफसर बड़े रुआब के साथ आ पहुंचा तो सैनिकों ने अपनी वफादारी दिखाते हुए सारा वर्णन सुना उन दोनों को पेश किया। उन्हें देखते ही, या सही मायने में कहा जाए कि महेश को देखते ही अफसर थोड़े समय के लिए सन्न रह गया। फिर संभल कर बोलो, क्यों आए हो तुम दोनों यहाँ। रोहन के पिताजी रोते हुए उस अफसर से अपने बेटे के लिए रिहाई मांगी। महेश ने सिर्फ उसका साथ दिया, जिसे सुन अफसर ने बड़ी सजगता से अफसर को संदेश दिया, मुझे लगता है शायद कोई भूल हुई है, ये सच कह रहा है। अभी इसके साथ इसके बेटे को जाने दो, हम निर्णय बाद में लेंगे कि क्या करना है। वैसे भी यह कहाँ भाग कर जा सकता, थोड़ी नज़र रखना और चेतावनी के साथ छोड़ दो। सैनिक कुछ कह पाते। अफसर ने सख्ती के साथ सिर्फ इतना कह देना कि मैंने कहा है, जाओ जाने दो इन्हें, कहकर वह फुर्ती से चला गया। रोहन के पिता आश्चर्य में था और साथ ही क्रोध में भी, क्योंकि उसे लगा था कि महेश शायद कुछ सिफारिश करेगा या कुछ काम आएगा। लेकिन उसने तो एक शब्द भी नहीं कहा। वह अकेले रो रो कर अपनी विनती सुनाता रहा। मतलब साफ था कि उसके मन में महेश को लेकर अभी भी वैसा ही परिचय बना रहा जैसे पहले था। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि उसके साथ महेश का जाना ही पर्याप्त था। कहने या ना कहने की आवश्यकता हर समय नहीं होती। अफसर भली भांति जानता था कि यदि महेश साथ में है मतलब रोहन निर्दोष हैं। समय के साथ साथ हर परिस्थिति बदलते जा रही थी। राज्य शासन बदलते गए। उम्र के पड़ाव में अब महेश को एक जगह ठहरने पर मजबूर कर दिया। वह पहले की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत कम समय में आना जाना नहीं करता था। उसके साथ ही उसके पाले हुए कबूतर और अन्य संदेशवाहक जैसे तोते, मोर और कुत्ते की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि पूर्ण प्रशिक्षण दे पाना और नए वफादार तैयार करना अब उसके बस में न था। नए सेवादार भर्ती हो रहे थे और परिचय के बिना महेश को हर जगह पेश कर पाना संभव न था। अब वह उन गोपनीय सभा में भी नहीं जा पाता जहां नए सदस्य उन्हें पहचान सके। हाँ, हर गुप्तचर की अपनी विशेष पहचान, पदवी और स्थान होता है। उसे किसी भी राज्यकाल की सीमाएं बांधकर नहीं रख सकती है, वह इन सबसे परे होता है। आज भी एक रिक्त आश्रम जिसे अफसर के भी अफसर जो आ पाने में सक्षम है, नमन कर अपने स्थान पर बैठते थे। नए लोगों के लिए प्रश्न चिन्ह जरूर पैदा करता था। सबको पता था कि कोई एक तो ऐसा है जो आज भी इस राज्य में है। अनेकों राज्य अपने साथ लिए हुए हैं, लेकिन कौन?
कोई नहीं जानता, क्योंकि महेश ने आज तक अपनी पहचान अपने परिवार से भी छिपा रखी थी। तो भला और कोई कैसे जानता, सिवाय उन चंद लोगों के जिन्हें मदद मिली थी किसी न किसी रूप में। महेश ने अब अधिकतम समय अपनी कुछ जमा पूंजी के साथ खेत में बिताना शुरू किया। उसके 4 बेटे और 1 बेटी थी। बुढ़ापा आने से पहले ही महेश ने सभी बेटे बेटियों की शादी अच्छे परिवार में करा दी। लगभग 30 से 40 एकड़ जमीन में खेती कर अपना जीवन बिताने लगा। समाज के लिए महेश अब थोड़ा सुधरा हुआ और संपन्न किसान के रूप में था। उसकी छवि और परिचय बदल चुका था। असल जिंदगी में महेश एक पढ़ा लिखा जासूस था, जिसमें भारतीय सैनिक और अफसर प्रधान के लिए बहुत से गुप्त राज एकत्रित किए, उन सूचनाओं का आदान प्रदान किया। ये बात आज तक महेश ने किसी को भी नहीं बताई और इसी के साथ में एक जासूस बनकर महेश ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।